बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के ऊपर। ये हमारा 7 सीज़ ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का लास्ट सेशन है और यूँ समझें कि ये सारी एजुकेशन की जो प्रोसेस है उसका हाईएस्ट लेवल है। एजुकेशन की जो जितनी भी उसकी आउटकम्स हो सकते हैं या जितना भी उसका कोई बेनिफिट किसी एक बच्चे को हो सकता है, उसका टॉप लेवल या हाईएस्ट लेवल ये है कि उसको क्रिएटिव बना दिया जाए और उसके अंदर क्रिएटिविटी को इन्हांस कर दिया जाए या उसकी क्रिएटिविटी के जो हिडन पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर कर दिया जाए। तो आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी के ऊपर और इसमें हम जानेंगे कि क्रिएटिविटी क्या है और इस वक्त क्रिएटिविटी की इंपॉर्टेंस क्या है दुनिया में। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, नए नए सिस्टम्स आ रहे हैं, उसमें ज़ाहिर है क्रिएटिविटी कहाँ एग्जिस्ट करती है और अगर फ्यूचर में एक बच्चे की क्रिएटिविटी स्किल नहीं होती तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो हम और हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम दुनिया का एक बड़ा इकनॉमिक्स का एक फोरम है और उसने एक सर्वे जारी किया है कि आने वाले 20 से 25 सालों बाद डिग्रीज़ की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, स्किल्स की वैल्यू होगी। इदारे जॉब देते हुए या कोई भी बिजनेसमैन जॉब देते हुए फ़र्द से ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तुमने कितने डिग्रियाँ हासिल की हुई हैं, वो ये पूछेगा तुम्हारे पास स्किल क्या है। और वो आपको कुछ असाइनमेंट बेस्ड काम देंगे और उसके बाद आपको असेस कर लिया जाएगा कि आपके अंदर कितनी स्किल मौजूद है। वो आप मैट्रिक हैं तब, आप पीएचडी हैं तब। मुमकिन है मैट्रिक वाला ज़्यादा स्किल रखता हो और वो जॉब को विन कर ले और पीएचडी वाला जॉब को विन ना कर सके। तो इसलिए हमें जो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है बच्चों के अंदर वो इन सॉफ्ट स्किल्स का है कि जो आने वाले दौर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आज हम अपनी सोसाइटी का जायज़ा लेते हैं तो आप देखते हैं कि तेज़ी से दुनिया चेंज हो रही है और नई नई चीज़ें ऐसी इतनी जल्दी से आ रही हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे गांव में एक साहिब हैं, उन्होंने एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या सुनाया कि मैं 80s की दहाई में या 70 की दहाई में इलेक्शन लड़ना चाहता था। कश्मीर के एक बहुत दूर दराजा गाँव से वो कहते हैं कि मैंने बीडी मेंबर के लिए इलेक्शन लड़ना था और मैंने अपने भाई को कम्युनिकेट करना था कि मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे कोई लगभग 5 दिन का सफ़र तय करना पड़ा सिर्फ कुछ चंद मिनट की कॉल के लिए। लेकिन आज आप देखते हैं कि आप इतनी इनोवेशन और इतनी एडवांसमेंट आ गई कि आप घर बैठे दुनिया पूरी को कहीं पे भी किसी वक्त भी उसको लाइव देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। तो अब ये जो बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आ रही हैं, जिसको कहते हैं तगैयर को है ज़माने में से बात, इस कदर तेज़ी से दुनिया बदलती जा रही है। अगर आपने अपने आप को या अपने आने वाली नस्लों को इस बदलती दुनिया के तकाज़ों से हम अंग ना किया या इसके मुताबिक बच्चों के अंदर स्किल्स ना डेवलप की तो आपकी आने वाली नस्लें तो महकूम से महकूम तर होती चली जाएंगी। और वो आज आप देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जितने भी सारे सोशल मीडिया के आप जिनका ज़्यादा आपका वक्त लेते हैं, ये सारे चैनल किसके हाथ में है। आप एक कश्मीर के ऊपर कोई पोस्ट नहीं लगा सकते कि आपको वार्निंग आ जाती है या आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। आप पिछले दिनों में ख़ातम रिजवी साहब वफ़ात पा गए, उनके ऊपर लोगों ने वीडियोस लगाई या उनके ऊपर उन्होंने कोई उनकी डेथ की ख़बर सिर्फ लगाई। मैंने सिर्फ उनकी डेथ की एक ख़बर शेयर की, उसके नतीजे में मेरे फेसबुक अकाउंट को 1 महीने के लिए बंद कर दिया गया। ये जो फेसबुक अकाउंट जिसने बनाया है, जिसने व्हाट्सएप बनाया है, ये वो लोग क्रिएटिविटी, उन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी थी जो आने वाले हालात को उन्होंने भांप लिया और उसके मुताबिक चीज़ों को डेवलप कर लिया और आज दुनिया को उन्होंने अपनी मुट्ठियों में बंद कर लिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हमारा पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम, हमारे पूरा तालीमी निज़ाम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को किल करता है। बच्चे नेचुरली क्रिएटिव होते हैं, हम उनको स्ट्रक्चर कर रहे होते हैं, हम उनके दिमाग के ऊपर पैरे बिठा रहे होते हैं, हम उनके दिमाग के ऊपर बॉक्सेस डाल रहे होते हैं कि नहीं आपने आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाना, आपने ये नहीं करना, आपने आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना। और हम सिलेबस, और बच्चे भी हमारे इतने मैट्रिक में पहुँचते इतना स्ट्रक्चर हो चुके होते हैं कि अगर कोई सवाल उन्हें घुमा फिरा के दे दिया जाए, उसको आउट ऑफ सिलेबस करार दे के ना सिर्फ उससे जान छुड़ा लेते हैं, बाहर आके प्रोपेगेंडा भी करते हैं कि जी हमें तो पेपर ही आउट ऑफ कोर्स दिया गया। और हमारे टीचर्स इल्ला माशाल्लाह कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं, निशानात लगवाते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर छोड़ देना है। पहली किताब तो वो कॉपी पेस्ट किताब आपके पास आ गई, टेक्स्ट बुक आ गई। और हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम जो टेक्स्ट बुक बेस्ड है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फिर एक प्रॉब्लम यह है कि आपका पूरा सिस्टम टेक्स्ट बुक बेस है, उसमें से भी अगला प्रॉब्लम यह है कि टीचर उसमें से भी कुछ चैप्टर छोड़ देता है और जो चैप्टर पढ़ा रहा होता है उसमें से भी सवालात के निशानात लगाए जाते हैं। सवाल नंबर ये यहाँ से यहाँ तक, सवाल नंबर 2 यहाँ से यहाँ तक।
जब इस हद तक आप चीज़ों को एक नैरो डाउन कर देंगे और एक बंद गली के अंदर ले आएंगे, फिर कल आप तवक्को करें कि आपके बच्चे बहुत क्रिएटिव होंगे, आपके बच्चे को नई चीज़ लेके आएंगे, तो नहीं होगा। क्रिएटिविटी की मिसाल ये है कि आप आने वाले दौर के तकाज़ों से हाँ मांगते हुए नई नई चीज़ें डेवलप कर सकें, नए नए आइडियाज़ डेवलप कर सकें, उन आइडियाज़ के ऊपर नई नई चीज़ें या नए नए जो नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकें। हमारे मुल्क में आप देखते हैं कोई चीज़ नई क्या किसी की बनाई हुई भी हम नहीं यहाँ बना सकते। हम तो जैसे गाड़ियाँ हैं हमारे पास, तो हम सिर्फ उसको असेंबल करते हैं। पाकिस्तान में नई गाड़ियाँ नहीं बनती, पाकिस्तान में नए मोबाइल नहीं बनते, पाकिस्तान में कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनती, इसलिए कि हमारे बच्चों की तो क्रिएटिविटी की हालत ये है कि एमएस करने के बाद भी एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐप बनाने की पोजीशन में नहीं होता। वो टेम्पलेट उठा रहा होता है, मुख्तलिफ बने हुए टेम्पलेट उठा के उसी में जनाब डाटा पुट करके समझता है कि मैंने ऐप बना दी। और हमारे यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बीएस और एमएस करने के बाद एक स्टूडेंट इस काबिल नहीं होता कि कोई नई गाड़ी का डिज़ाइन दे सके। वो तो गाड़ी नई क्या, वहाँ से गाड़ी जो बनी हुई गाड़ी हैं उनको बनाने की पोजीशन में नहीं, हम पार्ट्स मंगवाते हैं और उसको असेंबल्ड कर लेते हैं। हमारे यहाँ क्रिएटिविटी नहीं है, और उसके नतीजे में क्या है कि आप दुनिया में महकूम होते चले जा रहे हैं और किसी को इस पर परेशानी नहीं है, किसी को इस पर टेंशन ही नहीं है, और न कोई एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बात करना चाहता है। हमारा पूरा फोकस ये है कि बच्चे किस तरह डिग्रियां ले लें और डिग्रियां रट्टा लगा लें। मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ करने का मौका मिलता है। लगभग मैंने इन 4-5 सालों में 500 से ज़्यादा लोगों से इंटरव्यूज़ लिए हैं। ईमेल लिखना, चंद लाइनों का पैराग्राफ अपने पास से लिखना लोगों के बस में नहीं है। लोग हाथ पांव फूल जाते हैं कि आप उनको कोई ऐसी चीज़ दे देंगे इसके ऊपर आप कुछ चीज़ लिखें। इन्फॉर्मेशन से नई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होती। और क्रिएटिविटी का ये आलम है कि मुझे याद है बीए की इंग्लिश में हमें एक ऐसे याद करवाया गया। अब ज़रा बीए की इंग्लिश ज़रा हमारे मुल्क का एक बड़ा अलमी है, बड़ी तादाद में लोग बेचारे फेल हो जाते हैं, और ये अच्छा है कि अब ये बीए वाला कल्चर ख़त्म करके बीएस पे चला जाए, तो वहाँ बच्चों को सेमेस्टर में ज़रा पास करना आसान होता है। हमें एक मजमून याद करवाया गया और उसका मैं एक जुमला आपको सुनाता हूँ, उससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि हमें किस हद तक स्ट्रक्चर करके दी जाती हैं चीज़ें। और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो टीचर फोत हो गए, बहुत अच्छे टीचर थे, और यकीन उन्होंने उस सिस्टम के अंदर से कुछ चीज़ें निकाली कि मैं कितना अपने बच्चों को फैसिलिटेट कर सकता हूँ ताकि ये बच्चे किसी तरीके से बीए की इंग्लिश पास कर लें। उनने 50 जुमले हमें लिख के दिए। वो जुमले ऐसे थे जो कहीं पे भी अप्लाई किए जा सकते। जैसे उसमें से एक जुमला था, he slash she is slash was very beautiful person place slash personality। इस तरह के जुमले उन्हें 50 जुमले हमें लिख के दिए कि कोई भी आपका ऐसे आ जाए, आपका ऐसे आ गया कायद आज़म, तो आप क्या लिखें, he was very beautiful personality। आपका ऐसे आ गया फादर के ऊपर या टीचर के ऊपर, he is very beautiful personality। आपका ऐसे आ गया किसी जगह के ऊपर, लाहौर के ऊपर, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इस तरह के हमें उन्होंने 50 सेंटेंसेस लिख के दिए कि जो भी मजमून आ जाए वो उसके ऊपर ये लगा देंगे, कम से कम आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। वो अनअटेंडेड नहीं रहेगा क्वेश्चन और पास भी हो सकते हैं, और यकीनन उसके नतीजे में फ़ायदा भी हुआ। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस तरह से आप बच्चों को पास करके आगे लाएंगे तो नतीजतन वो उनके अंदर वो क्रिएटिविटी की स्किल पैदा ही नहीं हो पाएगी जो हो सकती है। एक बच्चे का जो पोटेंशियल, हिडन पोटेंशियल होता है, उसको अगर आप एक्सप्लोर करना चाहें और उसको आप इन्हांस करना चाहें तो वो तो हाईएस्ट लेवल पे जा सकता है। आज क्यों आपके नोबल अवार्ड्स यहूदी ले रहे हैं? इसलिए कि वो नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, नई नई इनोवेशन दे रहे हैं। ये जो फेसबुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जिसका $1 बिलियन उसकी पॉकेट में जा रहा है, वो एक यहूदी है, और बहुत कम उम्र के अंदर उसने इसके अंदर एक क्रिएटिविटी लाई कि उस बेसिकली वो स्टूडेंट किस चीज़ का, तो उसने 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक साइकोलॉजी पढ़ी है और एक आईटी पढ़ी है। साइकोलॉजी से उसने ये निकाला कि लोग क्या चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि मेरा नाम बने, मैं अपनी एक्टिविटीज़ को लोगों से शेयर करूं, मैं लोगों के सामने प्रोमिनेंट हूं। और आईटी इसको कैसे कर सकती है कि उसने प्लेटफॉर्म बनाया कि लोग, मैक्सिमम लोग उसके अंदर आ जाएँ और लोग एक दूसरे को अपनी एक्टिविटी शो करते जाएँ। और यही आजकल हो रहा है, और उसके नतीजे में देखें $बिलियंस वो कमा रहा है। ये है क्रिएटिविटी। तो हमारे सिस्टम में क्रिएटिविटी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब दुनिया में देखें, क्रीम टैक्सी या उबर टैक्सी जिसने ये कंसेप्ट दिया, ये भी बेसिकली क्रिएटिविटी है कि टैक्सी मौजूद है, सवारी मौजूद है। अब कोई नया ऐसा आइडिया दिया जाए कि दोनों को ऐसे जॉइंट कर दिया जाए कि दोनों के लिए फैसिलिटेशन हो और दोनों के लिए विन विन हो। और उसने ये किया और दोनों की विन विन बना के ख़ुद अपने लिए बहुत सारी उसमें से परसेंटेज कमा ली। इसी तरीके से आप फूड पांडा को देख लें, आप बहुत सारी और सारी चीज़ें, ये सारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। आपके यहाँ ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी नज़र नहीं है। एक थ्योरी है साइंस में, वैसे ये चलती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट।
और इससे पहले जो इंडस्ट्रियल एज थी आपकी, जो इंडस्ट्रियल दौर था, उसमें यही कहा जाता था कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन अब जो 21st सेंचुरी की स्किल्स की बात की जाती है, तो अब ये कहा जाता है कि इस सेंचुरी में सर्वाइव वो करेगा जो मोस्ट इनोवेटिव और मोस्ट क्रिएटिव होगा। जिसके अंदर ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी की स्किल्स होंगी वो सर्वाइव करेगा, बाकियों के लिए सर्वाइवल मुश्किल होगी। तो हमारा पूरा सिस्टम फोकस ये होना चाहिए कि हम बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन ला सकें, बजाय इसके कि हम उनके अंदर डिग्रियाँ बांट सकें या हम उनको रट्टा लगवा सकें। कहा जाता है कि तगैयर को है ज़माने में से बात। हर वक्त जो चीज़ रुनमा होती रहती है वो है चेंज, वो है तब्दीली। बड़ा मशहूर कोट है कि जो फ़र्द तब्दीली के साथ तब्दील होता है वो सर्वाइव करता है, जो तब्दीली से पहले तब्दील होता है वो लीड करता है, आने वाले हालात को देख लेता है, वो आने वाले और फिर इस वक्त आप दुनिया में देखते हैं जो सबसे महंगी ट्रेनिंग्स होती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो होती हैं सिनेरियो प्लानिंग की, कि भाई साहब इस वक्त तो हमारा ये बिज़नेस इस तरतीब से चल रहा है, आने वाले 20 सालों के बाद क्या होगा। अगर आगे आने वाले हालात को आप भांपते नहीं हैं तो नतीजतन आप कोई बड़ा मिसहैप कर देंगे। और फिर तीसरा ये कहा जाता है जो तब्दीली के बाद तब्दील होता है या तब्दीली के बाद भी तब्दील नहीं होता, वो मिट जाता है, वो स्क्रीन से आउट हो जाता है। इसकी दो मिसालें हैं बड़ी मशहूर। एक है नोकिया मोबाइल। नोकिया मोबाइल दुनिया का 70% शेयर रखता था। यकीनन अगर आपने 10-15 साल पहले से मोबाइल यूज़ करना शुरू किया है तो आपके हाथ से यकीनन 1-2 नोकिया के मोबाइल ज़रूर गुजरे होंगे। लेकिन आज आप अपने दोस्तों में सर्वे करें, 10 से 15 लोगों के अंदर सर्वे करें कि कितने लोग हैं जो नोकिया का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप हैरान होंगे, शायद 1 या 2 लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ में नोकिया का मोबाइल होगा। हुआ क्या कि नोकिया मोबाइल बेसिकली ये जो डिजिट का फ़ोन था, एंड्रॉयड वर्जन आ रहा था और स्मार्टफोन आ रहे थे, तो नोकिया ने कहा कि मार्केट तो 70% हमारे पास है, हम जब तक नहीं चाहेंगे कैसे स्मार्टफोन आ सकते हैं या कैसे एंड्रॉयड वर्जन आ सकता है। और उन्होंने उसको, उस आने वाली तब्दीली को, उस आने वाली चेंज को, उस आने वाली तब्दीली को उन्होंने महसूस नहीं किया और नतीजतन क्या हुआ कि वक्त बदला और नोकिया मोबाइल मार्केट से और स्क्रीन से आउट हो गया। यही काम इससे पहले हो चुका है कोडेक कंपनी के साथ, जो स्टिल फोटोग्राफी के अंदर एक बड़ा नाम था। और उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिर दुनिया की एक बड़ी मार्केट तो हमारे पास है, दुनिया में हज़ारों एम्प्लॉइज़ हमारे हैं, हम जो चीज़ नहीं चाहेंगे वो कैसे मार्केट के अंदर जा सकती है। लेकिन वो मार्केट के अंदर गई, डिजिटल फ़ोटोग्राफी आई और जो स्टिल फोटोग्राफी थी वो दुनिया से ख़त्म हो गई और कोडेक कंपनी का बाप भी साथ ही बंद हो गया। ये बुनियादी तौर पर है जो मैंने पीछे बात की कि इनोवेटिव और क्रिएटिव जो होगा वो सर्वाइव करेगा। क्रिएटिविटी को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है, क्रिएट न्यू थिंग। उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को एनालाइज करने के बाद, उसकी कम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग के बाद, उसको एनालाइज करने के बाद आप कोई नई चीज़ डेवलप करते हैं, कोई नया नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, कुछ भी नया करते हैं, समथिंग न्यू, उसको क्रिएटिविटी कहेंगे। अगर आप लकीर के फ़कीर हैं, अगर आप मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं और कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो फिर आप क्रिएटिव नहीं हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। आपके PhD लेवल पे सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो होता है प्लेजरिज्म का पाकिस्तानी माशरे के अंदर। एक फ़र्द PhD लेवल पे भी अगर जाकर वो प्लेजरिज्म कर रहा है, अगर वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, तो फिर आप कहाँ रोएंगे, कहाँ आप कहेंगे क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिविटी नहीं आ रही और क्रिएटिविटी को हम खुद किल कर रहे हैं। बच्चा तो नेचुरली क्रिएटिव भी होता है और उसके अंदर क्रेसिटी भी होती है, वो तजस्सुस से भरा हुआ एक पूरा बॉक्स होता है, एक मशीन होती है, वो आपसे बेपनाह सवालात करता है और हम उसको स्नब कर रहे होते हैं, हम उसको डांट रहे होते हैं, बस करो, चुप करो, तुम्हारे सवाल ही ख़त्म नहीं होते, तुम तो बोलते ही रहते हो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी क्रिएटिविटी को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को या उसके अंदर जो क्रेसिटी है उसको किल करने की कोशिश करते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है उससे कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल क्रिएटिव है ही नहीं है, ये तो कॉपी पेस्ट करता है, ये तो इसके अंदर कोई नए आइडियाज़ नहीं आते, ये तो बिल्कुल ही मक्खी पे मक्खी मारता है और फुट स्टेप को फॉलो करता है। अंधी तकलीद जो हमारे माशरे के अंदर है उसकी वजह यही है कि हम क्रिएटिविटी की तरफ बच्चों को लेके ही नहीं जाते। ये जो फियर ऑफ फेलियर है वो क्रिएटिविटी के रास्ते में सबसे बड़ा हर्डल है, सबसे बड़ी रुकावट है। राइट ब्रादरान अगर ये डर रहे होते हैं कि जहाज़ गिर जाएगा और हम मर जाएंगे तो दुनिया में कभी जहाज़ ना बन पाता। अगर एडिसन ये डरता रहता कि ये बिजली का बल्ब जो मैं बना रहा हूँ इससे करंट लगेगा और मैं मर जाऊँगा या कोई मर जाएगा, तो ये दुनिया में पूरी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम डेवलप ना होता। यकीनन इनिशिएटिव लेने होते हैं, यकीनन रिस्क लेने होते हैं। नई चीज़ें डेवलप करने के लिए आपको कुछ समथिंग न्यू करना होता है, उसमें रिस्क भी मौजूद होते हैं। तो अगर आप रिस्क नहीं लेते, आप इनिशिएटिव नहीं लेते, तो आप कोई नई चीज़ भी डेवलप नहीं कर सकते। तो हम तो बच्चे के अंदर फियर डालते हैं,
जगह जगह पे उसे डराते हैं कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इधर नहीं चले जाना, ये नहीं कर लेना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और उसके नतीजे में बच्चा सारी ज़िंदगी उस फ़ियर से नहीं निकल पाता। वो कभी भी रिस्क लेने वाला, इनिशिएटिव लेने वाला नहीं होता। और जब वो इनिशिएटिव नहीं लेता, रिस्क नहीं लेता, तो वो क्रिएटिव भी नहीं होता। क्रिएटिविटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट उसका एस्पेक्ट है कि वो रिस्क लेने वाला हो, लेकिन रिस्क ब्लाइंड रिस्क नहीं होना चाहिए। रिस्क क्रिटिकल थिंकिंग के बाद अगर वो रिस्क ले रहा है, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद वो रिस्क ले रहा है, तो फिर उसका रिस्क 90% कामयाब रिस्क होगा। इंटेलिजेंस की जो न्यू डेफिनेशन है वो एजुकेशन नहीं है कि एक फ़र्द के पास एजुकेशन बहुत है या उसके पास इंफॉर्मेशन बहुत है, उसके पास नॉलेज बहुत है, ये इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस ये है कि वो कितना इमेजिनेशन कितनी करता है, वो कितना विजुलाइज करता है चीज़ों को, कितना उसकी फ्यूचर की सिनेरियो को अपनी आंखों के सामने देख सकता है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है, उसको कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट फ़र्द है। रादर देन कि वो रट्टा है, इन्फॉर्मेशन का पूरा समंदर है, एग्जिस्टिंग नॉलेज तो पूरे के पूरा वो सुना सकता है, फ्यूचर के बारे में कोई बात नहीं कर सकता, तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। वो एक कंप्यूटर मशीन तो ज़रूर है जिसके ऊपर डाटा फीड कर दिया गया है और वो एक क्लिक के नीचे में डाटा सारा निकाल देता है, उसका आउटपुट आ जाता है।